नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीएस वर्ल्ड में। आज इस वीडियो में हम स्वर, स्वरों के भेद, व्यंजन तथा व्यंजनों का वर्गीकरण सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि स्वर क्या होते हैं। तो स्वर ऐसी ध्वनियाँ जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य ध्वनि की सहायता लेनी पड़ती है उसे स्वर कहते हैं। अर्थात वह ध्वनि जो स्वतंत्र रूप से ही उच्चारित होती है, उसके लिए किसी अन्य की सहायता ना हो, उसे स्वर कहते हैं। इसे ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपको बाइक चलाना नहीं आता, तो आपको कहीं जाना होगा तो आप किसी और की सहायता लेनी होगी। माना यह सहायता आप अपने दोस्त ए से लेते हैं, लेकिन आपके दोस्त को यदि कहीं जाना होगा तो वह स्वयं बाइक चला के चला जाएगा। तो यहाँ आपका दोस्त ए स्वर हुआ और आप व्यंजन हुए, क्योंकि आपको अपने दोस्त ए की सहायता लेनी होती है, जबकि आपके दोस्त को किसी की सहायता लेनी नहीं होती है। हिंदी में मूल रूप से 11 स्वर वर्ण होते हैं। उदाहरण: छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। अर्थात ये 11 ध्वनियाँ स्वर कहलाती हैं। अब स्वर के प्रकार समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि उच्चारण की दृष्टि से स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो उच्चारण या मात्रा की दृष्टि से स्वर के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 ह्रस्व स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर, नंबर 3 प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर वह हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, और दीर्घ स्वर वह हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय या अधिक समय लगता है। तो वहीं प्लुत स्वर में दीर्घ स्वर से अधिक समय तथा ह्रस्व स्वर की तुलना में तिगुना समय लगता है, तो उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। अब इतिहास या उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद समझ लेते हैं। तो इतिहास या उत्पत्ति के आधार पर भी स्वर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मूल स्वर, नंबर 2 संधि स्वर और नंबर 3 संयुक्त स्वर। मूल स्वर वह हैं जिनका निर्माण स्वतंत्र रूप से हुआ है, अर्थात किसी के मेल से नहीं हुआ है, वह मूल रूप से है। जैसे आ, ई, उ, री, ये मूल स्वर हैं। तो वहीं संधि स्वर की बात करें तो संधि का अर्थ होता है जोड़ना। तो किसको जोड़ें? तो 2 समान स्वरों को जोड़ दें तो संधि स्वर बन जाते हैं। जैसे छोटा आ और छोटा आ को जोड़ दें तो बड़ा आ बन जाएगा। छोटी ई और छोटी ई को जोड़ देंगे तो बड़ी ई बन जाएगा। उसी प्रकार छोटा ऊ और छोटा ऊ को जोड़ देंगे तो बड़ा ऊ बन जाएगा। तो ये सभी संधि स्वर हैं। अब बात कर लेते हैं संयुक्त स्वर की। तो जिन स्वरों का निर्माण भिन्न स्वरों के मेल से होता है। संधि स्वर में 2 समान स्वर मिलते हैं, मूल स्वर, और संयुक्त स्वर में 2 असमान स्वर मिलते हैं। जैसे आ ई मिलेंगे तो ए बन जाएगा, आ से ए मिलेगा तो ए हो जाएगा, आ में ऊ जोड़ेंगे तो ओ हो जाएगा, और आ में ओ जोड़ देंगे तो औ हो जाएगा। अब जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर के भेद समझ लेते हैं। तो इसके आधार पर भी स्वर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अग्र स्वर, नंबर 2 मध्य स्वर और नंबर 3 पश्च स्वर। अग्र स्वर वह हैं जिनमें जीभ के आगे का भाग सक्रिय होता है। तो वहीं मध्य स्वर में जीभ के मध्य भाग सक्रिय होता है, और पश्च स्वर में पीछे का भाग जीभ का सक्रिय रहता है। अब जाति के आधार पर स्वर के भेद समझ लेते हैं। तो जाति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सजातीय स्वर और नंबर 2 विजातीय स्वर। सजातीय स्वर में समान जाति के स्वर मिलते हैं, और विजातीय स्वर में असमान जाति के स्वर मिलते हैं। सजातीय स्वर संधि स्वर को ही कहते हैं और विजातीय स्वर संयुक्त स्वर को कहते हैं। अब बात कर लेते हैं कि व्यंजन किसे कहते हैं। तो जैसा हमने पहले बताया कि यदि आप अपने दोस्त ए की सहायता लेते हैं बाइक चलाने में, तो आप व्यंजन हुए और आपका दोस्त स्वर हुआ। उसी प्रकार ऐसी ध्वनियाँ जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य ध्वनि की आवश्यकता पड़ती है तो उसे व्यंजन कहते हैं, और व्यंजन वर्ण के उच्चारण में यह सहायता स्वरों से प्राप्त होती है। तो ऐसी ध्वनियाँ जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है तो उसे व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 है मूल रूप से, जबकि यदि द्विगुण व्यंजन और संयुक्त व्यंजनों को जोड़ दिया जाए तो यह संख्या 41 हो जाती है। अब व्यंजनों का वर्गीकरण समझ लेते हैं। तो सबसे पहले है स्पर्शी व्यंजन। तो स्पर्शी व्यंजन नाम से ही स्पष्ट है, स्पर्श करेगा कहीं ना कहीं। तो जब वायु स्वर तंतुओं से ऊपर उठकर मुख के विभिन्न भागों जैसे कंठ, ताल, मूर्धा, दंत या ओष्ठ से स्पर्श करते हुए बाहर निकलती है तो इसे स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या 25 होती है। अब बात करते हैं दूसरा प्रकार की। तो दूसरा प्रकार है अंतस्थ व्यंजन का। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख में घूमकर बाहर निकले तो उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। तीसरा प्रकार है ऊष्म संघर्षी व्यंजन।
तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में एक सी सरसराहट या ऊष्मा उत्पन्न होती है तो उन्हें ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। जैसे सा, खा, सा, हा ये चारों वर्ण ऊष्म संघर्षी व्यंजन हैं। अब बात करते हैं प्रकंपित या लुंठित व्यंजन की। तो जिनके उच्चारण में जीभ के अग्रभाग में कंपन हो तो उन्हें प्रकंपित व्यंजन, और जिनके उच्चारण में जीभ लुढ़क कर आगे की ओर आए तो उसे लुंठित व्यंजन कहा जाता है। ऐसा व्यंजन का उदाहरण है रा। अब बात करते हैं द्विगुणक व्यंजन की। तो ऐसा व्यंजन जो दो गुण प्रदर्शित करे तो उसे द्विगुणक व्यंजन कहा जाता है। जैसे डा, ढा। अब उपक्षिप्त व्यंजन समझ लेते हैं। तो उपक्षिप्त का अर्थ होता है फेंका हुआ, अर्थात जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु झटके से बाहर निकल जाए उन्हें उपक्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। जैसे डा, ढा। अब बात करते हैं अर्धस्वर व्यंजन की। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर का उच्चारण सर्वाधिक होता है तो उसे अर्धस्वर व्यंजन कहते हैं। जैसे या, वा। आप उच्चारण करके देखिए, इनमें आ का उच्चारण ज़्यादा हो रहा है। अब बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की। तो जिस प्रकार संयुक्त स्वर होते थे, दो स्वरों के मेल से संयुक्त स्वर बनते थे, तो उसी प्रकार संयुक्त व्यंजन होता है। इसमें व्यंजनों का निर्माण दो व्यंजनों के संयोग से होता है, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छा, त्रा, ज्ञा, श्रा। छा का मेल का और सा से होता है, त्रा का मेल ता और रा से होता है, ज्ञा का मेल जा और आ से होता है, उसी प्रकार श्रा का मेल सा और रा से होता है। अब प्राणत्व के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण समझ लेते हैं। तो प्राण मतलब होता है वायु, अल्प मतलब होता है कम, महा मतलब ज़्यादा। तो अल्प प्राण मतलब अल्प वायु और महाप्राण मतलब ज़्यादा वायु। तो ऐसी ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में अल्प वायु की आवश्यकता होती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं, और जिन ध्वनियों के उच्चारण में अधिक वायु की आवश्यकता होती है उन्हें महाप्राण कहते हैं। अल्प प्राण की संख्या 19 होती है और महाप्राण की संख्या 14 होती है। अब बात कर लेते हैं घोष के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो घोष मतलब होता है नाद या कंपन, और स मतलब होता है साथ, और अ मतलब होता है बिना या रहित। तो सघोष मतलब नाद या कंपन के साथ, और अघोष मतलब कंपन के बिना या रहित। तो ऐसी ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में स्वरतंतियों में नाद या कंपन उत्पन्न होता है उन्हें सघोष कहते हैं। इनकी संख्या 31 होती है। और अघोष जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वरतंतियों में नाद या कंपन उत्पन्न न हो उन्हें अघोष कहते हैं। इनकी संख्या 13 होती है। अब स्वर और व्यंजन में अंतर समझ लेते हैं। तो स्वर ऐसी ध्वनियाँ जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होती हैं, अर्थात इनके उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो स्वर हैं। और जिनके लिए किसी अन्य वर्ण या स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है तो व्यंजन कहलाते हैं। यह पहला अंतर हो गया उनकी परिभाषाओं से ही। दूसरा अंतर है कि स्वरों का प्रयोग स्वतंत्र रूप में और मात्राओं के रूप में दोनों रूपों में होता है। जैसे अमर लिखेंगे तो आ का प्रयोग स्वतंत्र रूप से हो गया, लेकिन मात्रा लिखेंगे तो माँ में आ की मात्रा भी हो गई, तो इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से और मात्राओं के रूप में होता है। लेकिन व्यंजन का प्रयोग मात्रा के रूप में नहीं होता, व्यंजनों की कोई मात्रा नहीं होती, इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है। जैसे कमल लिखेंगे तो का अलग वर्ण हो गया, माँ अलग वर्ण हो गया और ला अलग वर्ण हो गया। अब बात करते हैं कि तीसरा अंतर की। तो स्वरों को अच भी कहा जाता है, इनका दूसरा नाम है स्वर को अच कहा जाता है। तो व्यंजनों को हल या हलंत कहा जाता है। यह हलंत एक चिन्ह होता है जिसकी उत्पत्ति ब्राह्मी लिपि से हुई है। यह व्यंजन के बाद लगता है जिससे उसमें छुपा हुआ आ का उच्चारण समाप्त हो जाता है। दोनों के मध्य चौथा अंतर इनकी संख्याएं हैं। जैसे स्वरों की संख्या 11 होती है और व्यंजनों की संख्या 33 होती है। इस वीडियो में हमने स्वर और व्यंजन को जाना। अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।